ये अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट जो है ना, ये किसी भी तरीके का हो सकता है। आप लोगों ने ये नहीं समझ लेना कि इसका एक ही फॉर्मेट होता है, नहीं। ये मैंने 3 डिफरेंट किस्म के आप लोगों को दिखा दिए हैं, और ये भी आप लोगों के केस के लिए उतना ही फैटल है। इसका ना आना जितना के वो पहले जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, तमीली साहब की रिपोर्ट आना, उस तरीके से अगर किसी का ये आ जाता है। अब ये देखे, इन्होंने अपनी मोहर बनाई हुई है और इसी सील लगा देते हैं। जो मुतल्लिका अखबार इश्तिहार वाले होते हैं वो लोग अपनी सील लगा देते हैं, ठीक है। और यानी कि मैं बताना ये चाह रही हूँ कि ये किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, ठीक है। मैम प्लीज ये बता दें ऑर्डर 5 और रूल कौन से है? ये मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। ये सारे जितने भी रूल्स हैं ना, ये अभी हम लोगों जी ने रीडिंग करनी है। अभी मैं आप लोगों को ना कॉन्सेप्चुअली वो पूरा ऑर्डर 5 करवा रही हूँ, ताकि अगर हमारा आज रह भी जाए कुछ, तो फिर अल्टीमेटली आप लोग खुद रीडिंग कर ले, और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों का कोई सवाल होगा तो वो आप पूछ लेंगे, अदरवाइज हम लोग आगे शुरू करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली सारा क्लियर करवा रही हूँ, और जितना प्रैक्टिकली जो जो चीजें आती है ना, वो सारा कुछ, ठीक है। जी जी वो इससे पहले मेरा ना कनेक्ट नहीं हो रहा था, इस वजह से मुझे पता नहीं। अभी कनेक्ट हुआ है तो इसलिए मैंने पूछा आपसे। जी वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है। जी थैंक यू मैम, अच्छा, थैंक यू। ये फर्स्ट ऑर्डर होता है जो कोर्ट की तरफ से हम आता है। ये इसकी आप लोग पिक्चर ले लें, अपनी बुक के ऊपर लिख भी लीजिएगा। ये भी हमारे साथ मिस सुंबल ने ही शेयर की थी, और उनको बहुत ज्यादा इसके लिए शुक्रिया, क्योंकि मैं इसको मैनेज नहीं कर पा रही थी प्रैक्टिकली, क्योंकि मैंने अभी 1-2 माह हो गया ना प्रैक्टिस छोड़ दी है तैयारी के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अहमद ज़ेब बनाम मदीहा, ये जो प्लेंटिफ का नाम है बनाम डिफेंडेंट का नाम, ठीक है। ये जो डेट है वो वाली डेट ऊपर लिखेंगे। उसके बाद बाद अज कैफियत पेश हुए। ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये इनका आबिद साहब आप अपना प्लीज इंटरनेट। अच्छा, ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये आप लोगों का ऐसे ही लिखा जाता है, और ये इसलिए लिखा जाता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बता दूं, ये तब लिखा जाता है जब आपकी जो प्लेंट है ना, वो अपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा कर रही है। अब इंग्रेडिएंट का क्या मतलब है? इंग्रेडिएंट का ये मतलब है कि एक प्लेंट दायर। ये किसका कैमरा और माइक ऑन है? अच्छा, नहीं ना आएगा। मैं नहीं आ रही डन मुड़े ये कोई मसला। आप लोग को मैंने पहले लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी ना, ड्यूली इंस्टीट्यूटेड का मतलब, ये वही बात है कि जब एक कोर्ट के अंदर कोई भी प्लेंट बतौर सूट एडमिट हो जाता है तो उसको ड्यूली इंस्टीट्यूटेड कहते हैं। और फिर इसके अंदर क्या क्या देखा जाता है? इसके अंदर ये देखा जाता है क्या उसके साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एक प्लेट के साथ, वो सारा कुछ लगा हुआ है, प्लेट के साथ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। और क्या ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7, इन दोनों को ये कंप्लाई विद कर रहा है या नहीं कर रहा। जब कोर्ट को ये लगे कि हाँ, ये जो प्लेंट आई है वो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 को कंप्लाई विद कर रही है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगने चाहिए थे वो सारे लग चुके हैं, तो ये वाला ऑर्डर पास होगा, और फिर हम इसको ये समझेंगे कि ये ड्यूली इंस्टीट्यूटेड है। अच्छा, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं? इसके अंदर फर्द पता आती है, फहरिस्त इंहसार आती है, और इसके अंदर आती है जो भी हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी लिस्ट आती है। शायद यहाँ से ये कट गया इसलिए वो नहीं लिखा हुआ। फहरिस्त दस्तावेजात आती है, वकालतनामा आता है, या फिर वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर हम लोग रिलाय करके सू कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उनकी फोटो कॉपीज आएंगी। ये आप शो हो जाता है। इसको ना फिर आप लोगों ने कर लेना, और ये रेगुलरली अभी ये पास होता है ऑर्डर, ठीक है। अब हम लोग का जो मेन कंसर्न्ड वर्ड ऑर्डर था ना, वो ये वाला था।
दावा हजार जदीद है, यानी कि ये जो सूट आया है ये नया है, दर्ज रजिस्टर हुए, मुलतवी होकर सम्मन चस्पांदगी बनाम मुद्दा ले, यानी कि सम्मन भी होनी है और उसकी चस्पांदगी भी होनी है। बाअहज तलबाना बजरिया लफाफा रजिस्ट्री ADTCS। अब इन दोनों में से कोई एक चीज, कुरियर सर्विस और अखबार इश्तिहार। अखबार इश्तिहार मतलब कि वो जो प्रेस के अंदर प्रोक्लेमेशन वगैरह होनी है वो सारा कुछ। रोजनामा सदाकत जारी हो मिसल बतकर्रर 4/10/2021 को पेश हुए सुनाया गया। यहाँ पे नीचे जज साहब के सिग्नेचर हो जाने हैं। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नविश्ते नोटिस रिपोर्ट, यानी कि वो जो रिपोर्ट वगैरह आई है ना वो हम लोगों ने इसके साथ लगा दी है। अच्छा, यहाँ पे अगर नदारद लिखा होगा उसका ये मतलब है कि किसी भी बंदे ने जो प्रोसेस फी के लिए हमने पहले ना। जी अक्सा। मिस काइंडली आप ना ये जो रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आप काइंडली पेज को इस टाइप से पढ़ाएं कि वो ना जब हम आप रिकॉर्डिंग सुने ना हम स्क्रीनशॉट जो लिए हुए उससे मैच पढ़ सकें। ये सारा कुछ ही आ गया है। अब अगर हम अपने उस पास किए हुए ऑर्डर को इसके साथ देखेंगे ना तो अब हमें ये पता चला इस टेबल के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने बुक के साथ इसको बाय हैंड बना के लगा लें, ठीक है। क्योंकि पहले ये होता था कि ये पहले ये वाली रेमेडीज को किया जाता था एग्जॉस्ट और उसके बाद इन चीजों की तरफ आया जाता था, लेकिन अभी इन सब के लिए एक ही ऑर्डर पास होता है और उसके जरिए फिर इन सब की वापस रिपोर्टें भी आती हैं। अच्छा, ये सारी रिपोर्ट्स आना लाजमी है, इसकी भी आना लाजमी है वापस, इनकी ADTCS की भी रिपोर्ट्स आना, अफिक्सेशन वाले की रिपोर्ट आना, और ये जो होता है ना ये तमीली ही करता है, इसको भी तमीली ही करता है, ठीक है। और ये पब्लिकेशन इन प्रेस इसका भी। जब आपके पास कोर्ट के अंदर ये सारा कुछ आ गया ना, अब आप लोग इसको एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकते हो और एक्स पार्टे प्रोसीडिंग के बाद आप एक्स पार्टे डिक्री भी दे सकते हो, ठीक है। एक्स पार्टे प्रोसीड करने का ये मतलब है कि डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी में जो भी अवेलेबल मटेरियल है कोर्ट के पास, कोर्ट उसको जानकर उसको गिनकर उसकी बेसिस के ऊपर आगे कोई भी फैसला दे सकती है, और जो फैसला कोर्ट देगी ना उसको फिर एक्स पार्टे जजमेंट एंड डिक्री देंगे, और जो फैसला देने से पहले की जितनी भी प्रोसीडिंग होगी ना उसको एक्स पार्टे प्रोसीडिंग देंगे, ठीक कहेंगे, सॉरी, ठीक है। अब हम लोग ऑर्डर 5 के ऊपर आ जाते हैं उसकी पढ़ने के लिए। अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली भी सारा कुछ बता दिया और जितना भी था ना क्या इसका नाम लेते हैं रीडिंग के जरिए वो सारा कुछ भी बता दिया है। ये सेक्शन 27, 27A, 28 और 29 ये हमने पिछले से पिछले लेक्चर्स में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब अगर मैं आऊं अच्छा, हम लोगों ने पहले 4 चीजें भी डिस्कस कर ली थी, पहले 3 शायद किए थे रूल्स, लेकिन मैं अभी एक बार दोबारा पढ़ लेती हूँ ताकि किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ ले। When a suit has been duly instituted, a summons may be issued to the defendant to appear and answer the claim on the day to be therein specified। यानी कि जिस भी तारीख का उसने कह दिया ना कोर्ट ने कि आपने नेक्स्ट डेट इस दिन आना है, तब उस बंदे ने डिफेंडेंट ने कोर्ट में आके अपेयर भी होना है और साथ अपना आंसर भी देना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना आप लोग इसके साथ लिख लें रूल नंबर, एक मिनट रुकिएगा मैं रूल देख रहा हूँ अपने बुक्स। रूल नंबर 6, इसके साथ रूल 6 लिख लें, ठीक है। वो लिखना इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने एक डिफेंडेंट की अपेयरेंस के लिए जो टाइम फिक्स करना है ना, उस टाइम को फिक्स करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो हमें रूल 6 के अंदर दी हुई हैं, ठीक है। अब जब हम वहां पे जाएंगे तो इसको पढ़ लेंगे तब, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड एडमिटेड द प्लेंटिव्स क्लेम। ये वो कह रहा है कि अगर कोई भी डिफेंडेंट जो है वो वहां पे आ चुका है कोर्ट के अंदर और आके उसने जितने भी प्लेंटिव के क्लेम्स होंगे ना उनको एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है, तो अब समन जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे मजीद होशियार हो जाना है, क्योंकि अगर प्लेंटिव भी आ गया और डिफेंडेंट भी आ गया तो कोई क्लेम ही नहीं रहा पीछे, और कोर्ट ने फिर ऑर्डर 15 के जरिए फर्दर मूव करना और अल्टीमेटली अपनी जजमेंट और डिक्री पास कर देनी है। ये कहने को तो बहुत आसान बात है, लेकिन
ये हो सकता है केस जो हो ये मिस रिप्रेजेंटेशन का हो, और मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे हमारी सीपीसी में आती है, ये 12 सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के अंदर जो 3 ग्राउंड्स है उसके अंदर आती है, ठीक है। तो हो सकता है किसी प्लेंटिफ ने जानबूझ के किसी गलत डिफेंडेंट को कोर्ट में शो करके उसको बतौर डिफेंडेंट कोर्ट में पेश किया हो, और उसकी आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट करके कोर्ट से डिक्री और जजमेंट ले लिया, ठीक है। तो इसलिए ये कोर्ट ने यहाँ पे होशियार रहना है, और कोर्ट ने अपनी फुल एफर्ट लगानी है इस चीज को जानने में कि क्या ये वही डिफेंडेंट है जो मेरे सामने पेश हुआ है और जिसके बारे में ही प्लेंटिफ ने लिखा हुआ है। जब तक कोर्ट ने खुद को ये सेटिस्फाई नहीं ना कर लेना कि ये डिफेंडेंट वही बंदा है जो कि प्लेंटिफ का क्लेम आके कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी मान रहा है, एडमिट कर रहा है, तब तक कोर्ट ने इसकी बेसिस के ऊपर जजमेंट या डिक्री पास नहीं करनी। आ डिफेंडेंट टू हुम समन्स हैज बीन इशूड अंडर सब रूल 1, यानी कि इसके जरिए मे अपेयर इन पर्सन, वो इन पर्सन भी आ सकता है, बाय अ प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चन। यानी कि ये जो हम लोगों ने ऑर्डर 3 के अंदर पढ़ा था ना कि कोई प्लीडर आएगा और वो आके किसी भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के जरिए आके, यानी कि पार्टी की बुनियाद पे आके कोर्ट में आके उस बंदे के बिहाफ पे एक्ट करेगा। तो ये सारा कुछ वो है, यानी कि ऑर्डर 3 और रूल 4 है तकरीबन, ठीक है। और यहाँ पे जब तक एक बंदे ने अपना पावर ऑफ अटर्नी कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं ना करवा दिया, तब तक वो बंदा इसका प्लीडर, इस डिफेंडेंट का प्लीडर नहीं कहलाएगा। अगर मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस है तो सिर्फ उसी डेट के लिए जिस डेट के लिए उसने मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस दिया है। अब अगर नेक्स्ट डेट पे उसने अपना मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस की सब्स्टिट्यूट नहीं ना किया उसके साथ, वकालतनामे के साथ, पावर ऑफ अटर्नी के साथ, तो फिर ये जो प्लीडर होगा ना उसको प्लीडर नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन अगर लास्ट डेट पे उसने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस दे दिए और नेक्स्ट डेट पे आके अपना वकालतनामा कोर्ट में जमा करवा दिया, पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, ठीक है, तो उसको माना जाएगा कि ये प्लीडर है। अच्छा, इन चीजों पे मैं इतना ज्यादा बाय अ प्लीडर अकम्पेन्ड बाय समवन, some person able to answer all such questions, या फिर वो प्लीडर भी आ सकता है और उसके साथ कोई भी दूसरा बंदा आ सकता है जो कि कोर्ट में आके सारे सवालात के जवाब दे। एवरी सच समन जी अभी आपने बोला मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस, यही हाँ बोला जी, ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये जरा दोबारा क्लियर कीजिएगा, ये क्या चीज है? मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस जो है ये कोर्ट के अंदर एक वकील साहब सिर्फ और सिर्फ प्लीड करने के लिए, यानी कि ओरल कोई सबमिशन किसी भी कोर्ट के सामने पेश करने के लिए एक प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की जगह पे उसका असल वकील नहीं होगा। जिस बंदे का होगा ना मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस, वो बंदा आके आर्गुमेंट्स करेगा, उसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अपेयरेंस। ऑर्डर 3 रूल 4 सब रूल, ऑर्डर 3 रूल 4 में आपको ये मिल जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, अब आ जाएं आप। एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ कोर्ट। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जज साहब ने साइन भी किया हो, ठीक है, और जज साहब की मोहर भी, कोर्ट की मोहर भी वहां पे लगी हो, ठीक है, तो ही उस समन को जो है ना वो जारी किया जाएगा, ठीक है। मैडम, ये जिन्होंने अभी सवाल पूछा ना, मैं आपके साथ ऑर्डर 3 का लेक्चर शेयर करूंगी, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। ये है थैंक यू। समन जो कि मैंने आपको बताया था ना कि हमारे इसके सीपीसी के अंदर पीछे बैक साइड पे अपेंडिक्स भी हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये जो अपेंडिक्स बी है ना, ये प्योरली प्रोसेस से डील करता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास प्रैक्टिकली कोई चीज अवेलेबल नहीं है या फिर हमारे पास बुक में कोई चीज अवेलेबल नहीं है। हमारी जो प्रैक्टिस है ना वो 99% नहीं 100% सारी की सारी सीपीसी के अंदर से ही आई है। बस ये चीज है कि कुछ चीजों को हमने यूज करना, वकीलों ने और जजेस ने यूज करना कम कर दिया, ठीक है। तो उसी तनाजुर में आप ये देख लें, ये हमारा जो ऑर्डर अपेंडिक्स बी है ना लास्ट पे सीपीसी में,
उसके अंदर ये पार्ट है प्रोसेस का, ये बल्कि अपेंडिक्स बी प्योरली डील ही प्रोसेसेस के साथ करता है। तो उसके अंदर आप लोग को ये मिल जाएगा समन फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं, या तो ये समन जारी होते हैं डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए, या फिर ये जारी होते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए, ठीक है, या फिर वो पर्सनल अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट उसके लिए। यानी कि यहाँ पे मैंने तीन चीजें आप लोगों को बता दी हैं, ये आप लोग अपने बुक के ऊपर ना साइड पे लिख लें। अदरवाइज अगर आप लोग रूल 5 को देखेंगे और उसके अलावा ये रूल 1 सब रूल 1 को देखेंगे, इन दोनों में ये तीनों बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, कि टू अपेयर एंड टू आंसर। अच्छा, इसमें आपने लिखना कैसे है, ये लिखे हैं आप समन्स, ये आप लोग अगर लिख लेंगे ना तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इसको याद करना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो गोल है वो इन चीजों को याद भी करना है। टू अपेयर एंड आंसर द क्लेम। ये वाली स्लाइड ना मुझे डालना भूल गई थी, सॉरी। क्लेम एक बात, और ये कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन से इनको जारी कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ड में, ठीक है। और जो दूसरा होगा शैल के साथ होगा, और इस शैल के लिए दो चीजें हैं, ये ऑर्डर 1 सॉरी रूल 1 के अंदर, सब रूल 1 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो शैल है ना, ये है फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू ओनली। सेटलमेंट ऑफ इशू का क्या मतलब है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के मतलब के इन लाइन नहीं है, डिस्प्यूट कर रहे हैं, उसको वो सेटल करेंगे, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू करना। या फिर फॉर द फाइनल डिस्पोजल, फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट ऑफ, ये आप लोगों ने लिख लिया, मुझे प्लीज कोई एक बंदा बता दे। ये दोनों रूल 5 जी लिख ली है। ठीक है। ये आप लोगों ने नेक्स्ट जब भी अगर कोई भी शख्स आप लोगों से पूछे ना कि ये किस लिए समन्स जारी किए जा सकते हैं, तो ये आप लोग कह सकते हैं कि कोर्ट ने लाजमी दो चीजों के लिए तो जारी करने ही करने हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं, फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू, और इसके साथ हम लोगों ने फ्यूचर में ऑर्डर 14 पढ़ना है, ठीक है, फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, ठीक है। ये बाद में मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा में काट सकते हैं टू अपेयर एंड आंसर द क्लेम। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज आप लोग लिख लें, रूल 3। जो रूल 3 है ना, वो प्योरली प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को उनकी इन पर्सन अपेयरेंस के लिए बुलवाया जा सकता है, यानी कि वो कोर्ट कह सकता है कि प्लेंटिफ पर्सनली मेरे सामने अपेयर हो या डिफेंडेंट पर्सनली मेरे सामने अपेयर हो, तो फिर ये रूल 3 इसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब मैं इन सब की रीडिंग कर देती हूँ। ये सब आप सब लोगों ने ना इन अपेंडिक्स को लाजमी देख लेना है, क्योंकि इन अपेंडिक्स में ना काफी ज्यादा उन्होंने जैसा एक बंदे को कोर्ट में आना चाहिए और अपेयर होना चाहिए और क्या क्या सवालों के जवाब देने हैं, वो सारा कुछ इसमें हिंट दिए हुए उन्होंने, ठीक है। प्रैक्टिकली सिर्फ इतना हो सकता है कि ये इंग्लिश में और वो उर्दू में हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज इससे सेपरेट कोई चीज नहीं होगी। अच्छा, ये आप लोग इस बात से भी याद कर सकते हैं कि ये देखें फॉर्म नंबर 1 में है समन फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट, जबकि जो हमारे पास फॉर्म नंबर 2 होगा ना, उसके अंदर इन्होंने हमारे पास लिखा हुआ है समन फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे डिस्टिंक्शन हो गई है कि सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए होगा तो क्या होगा, और उनको बुलवाने के लिए होगा तो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों ने पीछे जहाँ पे टेबल बनाया है, जहाँ पे आप लोगों ने लिखा है ना फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, वहां पे ना आगे रेफरेंस कर दें टू द नीचे एक और आप लोग एरो लगाए उसके साथ और लिखते हैं दैट डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस विटनेसेस, यानी कि इसके अंदर आप लोग रूल 8 जो है ना उसको मेंशन कर ले, रूल 8 को, ठीक है। जहां पे आप लोगों ने ये लिखा है ना फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, वहां पे उसके साथ आप लोग रूल 8 को मेंशन कर लें, और उसके अलावा ऑर्डर 1 के सॉरी ऑर्डर 5 के रूल 7
इसको आप रूल 1 के साथ मेंशन कर लें। समझ आ रही है? यानी कि रूल 1 के साथ आप लोग 7 को मेंशन कर लें रूल को, और जो आपके पास रूल 5 है उसके साथ रूल 8 को मेंशन कर लें। तो ये आप लोग के लिए पढ़ने के लिए ना आसानी हो जाएगी। अब ये आप लोगों ने अपेंडिक्स भी देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब रूल 2 है, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट अनेक्स टू समन। इसके अंदर पहले ये होता था कि जितनी भी कॉपीज होंगी ना प्लेंट की या फिर कंसाइज स्टेटमेंट की। अच्छा, कंसाइज स्टेटमेंट क्या होती है? ये अगर प्लेंट आपकी एडमिट हो जाती है ना और कोर्ट समन जारी करने के लिए आपको कहता है, तो आपकी अगर प्लेंट बहुत लंबी है या फिर डिफेंडेंट बहुत ज्यादा है, तो फिर आप प्लेंट की एक ब्रीफ प्रेसी बना के ना, यानी कि कंसाइज स्टेटमेंट की शक्ल में कोर्ट में जमा करवाते हैं। अगर कोर्ट इसको अलाउ करती है तो फिर इसको हम लोग कहते हैं कंसाइज स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली तो मैंने मतलब कि अभी नहीं देखा, क्योंकि ये 1908 का सूट था ना, अभी फोटोकॉपी हो जाती है। उस जमाने में फोटोकॉपी वगैरह नहीं होती थी, तो ये उस जमाने में ज्यादा चलता था। लेकिन अगर अभी भी कोई बंदा प्रैक्टिकली इस चीज को प्रैक्टिस करना चाहे तो वो कर सकता है कि प्लेट जैसे ही उसकी एडमिट हुई है वो कोर्ट से कंसाइज स्टेटमेंट जमा करवाने की परमिशन ले ले, कंसाइज स्टेटमेंट बनाए, फिर कोर्ट उसको अप्रूव करे, जज साहब खुद उसको पढ़े, अप्रूव करे, और उसके अप्रूवल होने के बाद फिर इसको जो जितने भी समन्स जाएंगे ना उनके साथ अटैच करके भेजा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ी सी चेंजेस आई हैं जो 2018 की अमेंडमेंट के साथ है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिनके पास बुक्स अपडेटेड नहीं है, ठीक है। तो उसके अंदर वैसे ये थोड़ा यहाँ से ही चेंज हुआ है, ठीक है। And the copies of the documents annexed with the plaint and a copy of list under sub rule 2 of 14 in the order 7। हम लोगों ने order 7 rule 14 के अंदर पढ़ा था ना कि दो तरह के डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर लिखे जाते हैं, एक रिलाइड अपॉन और दूसरे सूड अपॉन, ठीक है। तो उसमें जो सूड अपॉन होंगे वो तो इनकी तो कॉपीज ही जाएंगी डायरेक्टली, लेकिन जो भी रिलाइड अपॉन होंगे ना, इन सब की जो लिस्ट हमारे पास मौजूद होगी वो लिस्ट हम लोगों ने साथ लाजमी अटैच करनी है। और अगर किसी बंदे ने समन इश्यू करवाते वक्त इन सबको साथ अटैच नहीं किया, ठीक है, तो उसका यही मतलब होगा कि इस शख्स ने ड्यूली समन सर्व नहीं करवाई, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये आप देख लें इसके अंदर ऑर्डर 14 का रूल 2 जो मैंने आपको कहा था ना, वो डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने कहाँ पे लिखे होते हैं, ये जो हम लोग लिस्ट लगाते हैं ना ऑर्डर 7 रूल 14 की, उसका ये जो पार्ट 2 होता है, इसके अंदर ऑर्डर 7 रूल 14 का सब रूल 2, इसमें यहाँ पे ये वाले डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। सब रूल 1 के इसके अंदर लिखे जाते हैं, 2 के अंदर इसके लिए, और ये आगे रूल 15 के इसके अंदर लिखे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप लोग को समझ आ रही है? अच्छा, अब हम लोग रूल 3 के ऊपर आते हैं। कोर्ट में समझ आ रही है, कंटिन्यू रखें जी, ठीक है। कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपेयर इन पर्सन, यानी कि वो जहाँ पे कोर्ट कह सकता है ना कि प्लेंटिफ आए कोर्ट के अंदर, कोर्ट के सामने पेश हो, या डिफेंडेंट आए कोर्ट के सामने पेश हो, तो उसके लिए ऑर्डर 3 है। और इसके लिए भी अपने प्रॉपर समन्स हैं जो कि इस शक्ल के हैं, ठीक है। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर वो समन्स टू अपेयर इन पर्सन, ये इस हेडिंग के जरिए तीसरा फॉर्म नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, पेपर में इनका अगर आप लोगों ने हवाला देना है ना, तो आप लोग इतना दे सकते हैं कि जो हमारे पास अपेंडिक्स बी है ना वो प्रोसेस से डील करता है, और उसके अंदर इसका रेलिवेंट मौजूद है, क्योंकि हमारी सीपीसी काफी बड़ी है और इसमें हमने काफी चीजें करनी है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें जो है ना, अगर किसी बंदे की मेमोरी बहुत अच्छी है तो वो इसको रूल नंबर 3 के फॉर्म नंबर 3 के हवाले के साथ दे सकता है। अगर किसी की मेमोरी अच्छी नहीं है मेरी तरह, तो वो सिंपल ये कर सकता है कि अपेंडिक्स बी के अंदर जो कि प्रोसेस से डील करता है, तो वो जहां पे भी ऑर्डर 5 का रेफरेंस देगा ना, वहां पे साथ वो इसके भी हवाला दे देगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रूल 4 के ऊपर। नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन दिस सर्टेन लिमिट। ये वो कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट की एक खास ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितने भी पर्सन होंगे ना, यानी कि जो प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा, जिस भी बंदे को बुलाया गया, अगर वो कोर्ट की हदूद के अंदर नहीं रह रहे, ठीक है,
तो फिर उनको नहीं बुलवाया जाएगा। लेकिन इसकी ना एक एक्सेप्शन भी है, इसके अंदर अगर कोई फीमेल है या फिर कोई भी ऑफिसर ऐसा है अपने ओहदे की वजह से उसकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर कि वो बंदा कोर्ट में नहीं आ सकता, तो वो आप लोग सेक्शन 132 और 133 सीपीसी का ही है, इसको कंसल्ट एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं रूल 5 के अंदर। रूल 5 के अंदर ये अमेंडमेंट होके ना इंसर्शन हुई है सब रूल 2 की, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और ये आप अनेक्स कर लीजिएगा साथ। समन टू बी इधर टू सेटल इश्यूज और फाइनल डिस्पोजल, ये जो पहले मैंने आप लोगों को बनवाया ना टेबल, ये उसी का ही एक यहां से उसका एक्सट्रैक्ट लिया गया था। द कोर्ट शैल डिटरमिन एट द टाइम ऑफ इशूइंग समन whether it shall be for settlement of issues only or for the final disposal of suit। यानी कि कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि मैं समन किस लिए जारी कर रहा हूँ, कि आया कि मैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के लिए कर रहा हूँ या फिर डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए कर रहा हूँ। एंड समन शैल कंटेन आर डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, और फिर कोर्ट अपनी तरफ से उनको डायरेक्ट करेगा कि आया कि मैं सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए या डिस्पोजल, जो हम लोगों ने पहले देखे हैं 1 और 2 नंबर वाला फॉर्म ना, वो वाले। प्रोवाइडेड दैट इन एवरी सूट हर्ड बाय कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज दी समन्स शैल बी फॉर फाइनल डिस्पोजल। अच्छा, इस चीज को आप लोग निग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि अभी ये स्मॉल काज कोर्ट्स ही खत्म हो चुकी हैं 2018 की अमेंडमेंट के बाद, तो इसका यहाँ पे होना बनता नहीं है, ठीक है। अब लेकिन हो भी सकता है कि अगर स्मॉल कॉज केसेस का जो है ना केसेस, इनको किसी एक खास किस्म के सिविल जज क्लास 3 को वो अगर दे दे तो सिर्फ उसकी हद तक फिर ये जो समन जारी होंगे ना वो डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए होंगे, ठीक है। क्योंकि अब इनकी जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन है ना के कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, जैसे हमारे पास सिविल कोर्ट क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 होती है या मैजिस्ट्रेट क्लास 1 क्लास होती है क्रिमिनल में, उन सबके हवाले से है। इनकी पहले एक स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती थी कि कोर्ट ऑफ स्मॉल काज होती थी, अभी इनको ये खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर ऐड की गई है, इंसर्ट की गई है। व्हेन द समन आर ऑफ फॉर सेटलमेंट ऑफ इशू दिस समन शैल स्टेट दैट डिफेंडेंट में प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है क्योंकि पहले क्या होता था, जिस भी बंदे को समन या नोटिस जाते थे ना, वो मुतल्लिका तारीख के ऊपर अपने रिटर्न स्टेटमेंट लाता था, ठीक है। अभी कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए ना, जो कि हम लोगों ने ऑर्डर 14 के अंदर पढ़ना है, तो कोर्ट ने कहा कि अगर डिफेंडेंट ने कोई भी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट देनी है ना कोर्ट के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा, या तो उस तारीख के ऊपर जिस दिन डे फिक्स किया गया उसकी प्रेजेंस के लिए, या फिर उससे पहले भी अपनी रिटर्न स्टेटमेंट वहां पे कोर्ट में जमा करवा सकता है। अब अगर ऐसा हुआ है कि उसने मुतलका तारीख पे आके क्या करना है, यहाँ पे इशू फ्रेम होने हैं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है ना, तो इसको शायद थोड़ी सी देर लगेगी क्योंकि इसके दरमियान में कुछ डेट्स और भी आ जाती हैं, जैसे इंटरमीडिएट डेट्स या डिस्कवरी ऑफ सारा कुछ, उनके बाद ही क्वेरी हाँ डिस्कवरी ऑफ क्वेश्चंस, वो हम लोग ऑर्डर 9(9)(a) वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी डेट्स भी आ जाती है ना, तो अब जब रिटर्न स्टेटमेंट आता है उसके बाद ये एडीआर की तरफ कोर्ट लेके जाना चाहती है उस केस को, और वो पूछती है पार्टी से क्या क्या आप अपना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जरिए अपना फैसला करवाना चाहते हैं। अगर वो करवाना चाहते हैं तो फिर उनको उस साइड पे भेज देते हैं, अदरवाइज वो फिर ना सेटलमेंट ऑफ इशू कर देते हैं, यानी कि फ्रेमिंग ऑफ इशू कर देती है, जो कि ऑर्डर 14 के अंदर है, ठीक है। इसके लिए आप लोग देख लें, ये है समन, वो जो ऑर्डर फॉर्म नंबर 1 हम लोगों ने देखा था ना, वो फॉर्म नंबर 1 जो है वो रूल 1 के लिए भी एप्लीकेबल है और रूल 5 के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। ये यहाँ पे 1900 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये 1908 में था, अदरवाइज अभी तो हमारे पास 2000 चल रहा ना, तो ये इसके हवाले से होगा। और यहाँ पे ये था कि अगर किसी ने फाइनल डिस्पोजल के लिए आना है तो उसने अपने सारे के सारे विटनेसेस को भी लेके आना है, और वो वाले सारे डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है कि मैं अपने डिफेंस के अंदर उन सब डॉक्यूमेंट्स को पेश करूंगा, डिफेंडेंट जो है उसने उनको भी लेके आना है, ठीक है। लेकिन ये डिले हो जाता है कभी कभी, बल्कि ज्यादातर जगहों पे ना ये डिले हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रूल 6,
डे फॉर अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को कहा था कि रूल 1 के साथ इसको मेंशन कर लें, ठीक है। ये रूल 1 के साथ इसलिए मैंने कहा था कि कोर्ट ने जब डेट ऑफ अपेयरेंस करनी है तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता कोर्ट कहे कि मैं 1 दिन करूं या 2 दिन करूं, नहीं। कोर्ट ने 3 चीजों को देखना होता है। 3 चीजें कौन सी हैं? The day of the appearance of the defendant shall be fixed with reference to number 1, the current business of the court, number 2, the place of residence of the defendant and the time necessary for service of summons। यानी कि वो जो हम लोगों ने पीछे सारा कुछ पढ़ा हुआ है ना, कि वो मुतलका शख्स जो कोर्ट की तरफ से नजारत ब्रांच की तरफ से तामील कुनंदा जाएगा वो, फिर उसके अलावा ADTCS UMS और उसके अलावा जो प्रोक्लेमेशन होगी और चस्पांदी होगी, इन सब को करने में कितना टाइम लगेगा, प्लस वो डिफेंडेंट रहता किधर है, प्लस और उसके साथ तीसरे नंबर पे है कि कोर्ट का अपना जो करंट बिजनेस है, यानी कि कोर्ट की कितनी ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट की इतनी ज्यादा मसरूफियत है कि उसके पास 150 केसेस हैं या 200 केसेस हैं और उस दिन और उसी दिन को ये लगा ले। तो ये अमूमन क्या होता है, अमूमन ये 15 से 20 दिन की डेट लगा देते हैं अगर उसके अंदर कोई भी स्टे का मामला ना हो, ठीक है। अदरवाइज स्टे मतलब कि इंटरिम इंजंक्शन जो हम लोग कोर्ट से लेते हैं, ठीक है। इस चीज को उन्होंने रखना अपने मद्देनजर, ठीक है। समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम। अच्छा, डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन आपको कैसा पता चलेगा? जब हम लोगों ने ऑर्डर 7 पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने ना रूल 14 पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक प्लेंटिफ है वो किन किन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई करके कोर्ट के अंदर आ रहा है, सेम हमारे पास वही जो भी प्रोसीजर होगा ना वो डिफेंडेंट के लिए भी रिलाई करेगा, जो कि हम ऑर्डर 8 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने जब कहना ना कि आप कोर्ट में डिफेंडेंट साहब आप कोर्ट में आए, तो फिर कोर्ट ने उसको ये भी कहना है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रिलाई कर रहे हो उन सबको भी कोर्ट में लाना है, ठीक है। दिस समन टू अपेयर एन आंसर shall order the defendant to produce all the documents in his possession or power upon which he intend to rely in support of his case। यानी कि जिसके ऊपर भी वो रिलाई कर रहा है उसको वो सारा कुछ लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है on issue of summons for final disposal the defendant to be directed to produce his witnesses। और अगर ये दूसरी किस्म के समन्स इशू में है जो कि किस लिए है, फाइनल डिस्पोजल ऑफ केस के लिए, तो फिर डिफेंडेंट को ये डायरेक्ट किया जाएगा कि आप कोर्ट के अंदर तो आ रहे हैं लेकिन आप अपने विटनेसेस को भी कोर्ट के अंदर लाएं। वेयर द समन इज फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट इट शैल आल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस all witnesses upon whose evidence he intends to rely in support of his case। यानी कि जिस बंदे को वो कह रहा है ना कि मैं विटनेस को रिलाई कर रहा हूँ उन सबको भी कोर्ट में आना पड़ेगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो मैम, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग ऑर्डर 9 की तरफ आते हैं, रूल 9 की तरफ। अच्छा, यहाँ से ये जो नजारत ब्रांच वाला मैंने आप लोगों को सारा कुछ बताया था ना, यहाँ से ये सारा सर्विस ऑफ समन किस तरीके से होगी वो सारा था, 1 से लेके 8 तक वो सारा था प्रोसीजर के किस तरीके से हम लोगों ने उसको इशू करवाना है समन को, ठीक है, और किस किस पर्पस के लिए इशू करवाना है। अब हमारे पास है सारे मोड्स, अब हम 1 बाय 1 उनको पढ़ते हैं। डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और हैज एन एजेंट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिख लें ऑर्डर 3 रूल 6 जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक कोर्ट है वो अपने एक शख्स है वो अपने सम्मन या नोटिस सर्व करने के लिए एक एजेंट को हायर कर इंगेज कर सकता है और उसको अपनी जगह पे ना ला सकता है, ठीक है। हैज एन एजेंट रिजाइड विद इन द जुरिसडिक्शन हु इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट, ये एजेंट की ही आगे डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, एक्सेप्ट दी service of summons. This summons shall, unless court otherwise directs, be delivered or sent to the proper officer to be served by him or one of his subordinate। ठीक है, ये प्रॉपर ऑफिस की तरफ से उसी बंदे को भेजा जाएगा, चाहे वो डिफेंडेंट को हो इन पर्सन या फिर अगर उसने अपना कोई ना कोई एजेंट वहां पे रखा हुआ है उसके ऊपर। द प्रॉपर ऑफिसर में बी, ये प्रॉपर ऑफिसर का क्या मतलब है, जो नजारत ब्रांच में नाजिर साहब है ना उनकी ये बात कर रही है, में बी an officer of the court other than that in which
the suit is instituted and where he is such an officer, the summons may be sent to him by post or in such other manner as the court may direct. अब वो ये कह रहा है कि अगर वो कोर्ट है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो सूट चल रहा है, देखो